नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राकेश गहलोत है और आज से मैं कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनके लिए जो सबसे मुश्किल विषय है गणित, मैं उसकी विषय वस्तु को आपके लिए सरल करने का प्रयास करूंगा और आज के बाद गणित संबंधी आगे से आगे वीडियो भेजता रहूँगा, तो आप इसे हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। तो पहली विषय वस्तु जिसका मैंने आज चयन किया है उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये विषय वस्तु का चयन का एक कारण है कि हमें जब भी अध्ययन करना हो हमें सरल से मुश्किल की ओर जाना हो। तो मैंने इस बुक का जो सबसे सरल विषय वस्तु ली है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है? हमें अगर दो विद्यालय के विद्यार्थियों के परिणामों की अगर आंकड़े दिए हों, जिसमें एक विद्यालय के पास 40 छात्र हैं और एक के पास 30 छात्र हैं, तो अब हम इनकी तुलना कैसे करें? तो इनकी तुलना करने के लिए हमें प्रत्येक विद्यालय का एक प्रतिनिधित्व मान की जरूरत पड़ती है। उस प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गणितीय माध्य और एक होता है स्थैतिक माध्य। अभी जो हमारे जो पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है उसमें हमारे पास समांतर माध्य है जो कि गणितीय माध्य है, और दो माध्य और है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यिका और बहुलक। ये दोनों स्थिति संबंधी माध्य स्थैतिक माध्य है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले समांतर माध्य से। तो पहले हम इसके सूत्रों को ध्यान से देख लें। समांतर माध्य में हम इन विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। पहला है जब केवल विचर के मान दिए हों, जब आप केवल मान दिए हों 4, 6, 9, 11 ये मान, तब कैसे करना है? हमें मान दिए हुए हैं और हमें कहे कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र देखिए, x बार समांतर माध्य का प्रतीक बराबर सिग्मा x अपॉन n, विचरों का योग या प्राप्तांकों का योग अपॉन विचरों की संख्या, प्राप्तांकों की संख्या। हमें क्या करना है? पहले जितने भी मान हमारे पास है सबको जोड़ लेना है और इनकी संख्या का भाग लगाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 मान हैं, 4, 6, 9, 11। अगर हमसे कहा जाए कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे? पहले इन चारों को जोड़ लेंगे। ये हमारे जो पहला अभ्यास है उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 + 6 + 9 + 11 भाजक 4। तो 4 में 6 जोड़ा तो 10, 10 और 9 19, 19 और 11 30 में 4 का भाग लगा देंगे। तो इस तरह से जोड़ में अगर भाग लगाएंगे तो हमारे पास समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा जब केवल विचर के मान दिए हों। दूसरा सूत्र कब लगता है? हम देख लें, जब विचर के मान के साथ साथ बारंबारता भी हमारे पास हो, हमें दी गई हो प्रश्न में, तो हम किस तरह से करते हैं? x बार बराबर समेशन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसे हम प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर परीक्षा में नाम से कोई विधि आती है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। और तीसरी जो अवस्था आती है जब वर्ग दिए हों, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से इस तरह से हमें वर्ग दिए हों और तब हमको निकालना हो, तो हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें एक प्रत्यक्ष विधि भी काम आ सकती है और अप्रत्यक्ष विधि के रूप में ये दो चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ कौन सी है? अप्रत्यक्ष विधि।
जिसमें पहला आता है कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि। उसका सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और दूसरी विधि है पद विचलन विधि, उसमें x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। इन सब विधियों को हम जब प्रश्न हल करेंगे तो अधिक स्पष्टता से समझ पाएंगे। अभी इसमें जो भी ये आए हैं अक्सर जो भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनके अर्थ को देख ले हम। x का अर्थ यहाँ पर है विचर, जो मान हमको दिए गए हैं। f यानी बारंबारता, जो अंक जिस श्रेणी में जितनी बार आता है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। n ये विचरों की संख्या यानी कितने विचर हैं। और d विचलन यानी x माइनस a। तो इसके लिए पहले हम a समझ लें। a बराबर कल्पित माध्य, जिसकी हम कल्पना कर लेते हैं। कल्पित यानी कल्पना करने से जो माध्य प्राप्त हुआ है वो कल्पित माध्य। और u है पद विचलन x माइनस a अपॉन h। तो x यानी विचर में से a यानी कल्पित माध्य माइनस करना है, घटाना है। और h यानी वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल h यानी वर्ग अंतराल। इनमें जैसे 0 से 10 अंतर कितने का है, तो उच्चतम सीमा 10 से 20, उच्चतम सीमा में ऊपरी सीमा में जो निम्न सीमा है उसको माइनस कर लीजिए। तो 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 0, 10 माइनस 0 10। तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने पहले समांतर माध्य संबंधी जितने भी सवाल हैं उनके सूत्र देखे हैं। अब हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। विचरों का योग संबंधी जो प्रश्न था वो हमने देखा, सिग्मा x अपॉन n। तो विचरों को हमने जोड़ा, 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 11 30 आए थे। और 30 में जब हमने 4 का भाग लगा दिया तो 4 7 28, बचे 2 20, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो ये विचरों का योग का पहला प्रश्न है। इस संबंधी और प्रश्न हम अभ्यास में से देखते हैं। इसमें एक ऐसा प्रश्न भी आते हैं अक्सर जो आईएमपी प्रश्न में से माना जाता है। उसमें क्या होता है, विचरों में से किसी एक विचर का मान हमें नहीं दिया होता। तो इन जो भी सूत्र है उनको आप एक बार नोट कर लेना। विचरों में से किसी एक मान का मान हमें नहीं दिया होता, तब कैसे निकालना है, एक उदाहरण लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, वर्तमान में 17.1 का सवाल नंबर 3 मान दिए हैं। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, हमें अंक दे रखे हैं 3 4 8 5 x 3 2 1 और समांतर माध्य दे रखा है। ये क्या है, विचर। समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य x बार कितना दे रखा है, 4। तो हमें x यानी जो अज्ञात चर है ये x, इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। तो हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जो सूत्र हमारे पास है उसी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। तो सूत्र हमने भी लिखाया था, x बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n, विचरों का योग अपॉन विचरों की संख्या। तो यहाँ हम विचरों का योग करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 भाजक कितने मान है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम 8 लिखें।
ये जो समांतर माध्य है इसका मान भी हमें दिया हुआ है 4, तो इसकी जगह इसका मान रख देंगे ये 4। अब हम इन राशियों को जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26 और एक ये अज्ञात राशि। तो ये आ गया 26 प्लस x भाजक 8। ये जो राशि है 8 यहाँ भाग में है, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में जाएगी। तो 8 यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 और 8 ये गुणा होंगे और ये 26 प्लस x, 8 चौक 32 और ये 26 इधर प्लस का है, उधर से जो भी राशि धन की होती है इधर आके ऋण होती है, मतलब जो प्लस है वो इधर आके माइनस होता है। तो 26 इधर आके 8 चौक 32 में से माइनस हो जाएगा, तो उधर आ जाएगा x का मान। तो x बराबर 8 चौक 32 और 26 इधर आया तो माइनस का 26, x का मान आ गया, घटा लीजिए कितना आया 6। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हमने हल किया। अभी एक सवाल और देखते हैं जिसमें हमें आंकड़े दिए हुए हैं और जो राशि अज्ञात है उसका मान निकालना है। जिसमें एक सवाल लेता हूं मैं, ये रहा सवाल नंबर 8, 17.1 सवाल नंबर 8। ये सवाल है 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो लिख लें पहले 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है 18। और वो आगे है यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो 5 में से 1 हटा दी, अब कितनी बच गई 4, तो यहाँ आएगा 4, तो औसत 16 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का औसत ये हो गया 16। तो जो संख्या हटी है उसका मान हमें ज्ञात करना है, जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना है। देखें इसको कैसे करेंगे। अगर हमें ध्यान होना चाहिए, जब किसी कुल राशि अगर निकालनी हो तो औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं, तो औसत इंटू नग। जैसे यहाँ कुल अगर 5 संख्याओं का औसत 18 है, हमें कहे भी इन 5 संख्याओं का कुल जोड़ कितना हुआ, कुल संख्याओं का जोड़ कितना हुआ, तो वो निकालने के लिए यहाँ हम सूत्र लिखते हैं, कुल राशि को हम योग कहते हैं, तो x बार योग, तो योग लिख दें, योग कितना है, ये आ गया औसत कितना है 5 नग 5 औसत 18, तो ये आ जाएगा 90। तो ये किसका 5 संख्याओं का कुल मान, किसका 5 संख्याओं का। और ऐसे ही 4 संख्याओं का कुल मान निकाल सकते हैं, जो सूत्र हमारे पास है ना उस सूत्र से ही निकाल रहे हैं हम। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, यहाँ ये योग ज्ञात कर रहे हैं पहले हम। तो योग ज्ञात करने के लिए जो औसत या समांतर माध्य है उसको n से गुणा कर रहे हैं हम लोग। तो ये सिग्मा x कुल मान, सिग्मा x कितने मानों का 5 मानों का योग, 5 मानों का योग, 5 मानों का सिग्मा x। ऐसे ही अब 4 मानों का सिग्मा x या योग, 4 मानों का कुल योग, ये हो जाएगा 16। सूत्र है ना हम, इस सूत्र से सिग्मा x बराबर x बार इंटू n। तो x बार औसत कितना है 16, n कितना है 4, 16 चौक 68। तो 5 मानों का योग 90 है,
4 मानों का कुल योग कितना है? 16 चौक 64। तो अब जो राशि एक हमने हटाई, जो एक राशि गई, उसका मान निकालना हो तो इन दोनों मानों को माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 4 जाएगा तो बचा 1। तो जो हटाई गई राशि है, हटाया गया मान है, हटाई गई संख्या ये निकालना हो तो 5 में से 4 गए, 1 कितना आया ये? 90 माइनस 64 कितना आया? 26। 10 में से 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, 24। तो इस तरह से हम अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने समांतर माध्य में जो पहले ये अवधारणा है उसका हमने अध्ययन किया। इसके आगे हम चलेंगे, बाकी सूत्रों के माध्यम से भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे। जो भी आपने वीडियो देखा है उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और नए से नए वीडियो आपको हम भेज सकें। धन्यवाद।